नमस्कार। मैं वैद्य अर्पण भट्ट, कार्यवाहक प्राचार्य एवं प्राध्यापक स्वस्थवृत्त एवं योग विभाग, श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर से आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ इस स्वास्थ्य के उपक्रम में। बड़े आनंद का विषय है और इसके साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करना भी चाहूँगा इन सब आयोजकों का, जिन्होंने मुझे और मेरे साथ दो और मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, डॉक्टर मिलन और डॉक्टर केदार, जिनको इस उपक्रम में याद किया और हमें अपनी बात कहने का आज ये जो मौका दिया, इस हेतु। आइए तो आज की बात शुरू करने से पहले भगवान नटेश्वर और माता सरस्वती के आशीर्वाद लेकर के हम शुरू करते हैं। और साथ ही साथ में जो नाद देवता हैं, जो नाद ब्रह्म हैं, उनकी प्रार्थना करके हम आज का विषय हम शुरू करेंगे। तो ये जो श्लोक आपके सामने दिख रहे हैं, यदि आपको आते हैं तो आप मेरे साथ भी गुनगुना सकते हैं, यदि नहीं आते हैं तो कृपया आप स्वस्थ और शांत चित्त से इसका श्रवण करें। आइए अपनी जगह पर सीधे बैठ जाते हैं, पीठ को सीधी कर लेते हैं, गहरी सांस भीतर लेते हैं और जब सांस भीतर जाती है तो शरीर में कहाँ स्पर्श करती है इसको देखते हुए दोनों बाहों के बीच में अपना ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास के साथ हम नाद देवता का, नाद ब्रह्म का स्मरण करते हुए इन श्लोकों को पठन करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मना नाद ब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीयम् उपास्महे, अद्वितीयम् उपास्महे, अद्वितीयम् उपास्महे। ओम शांति शांति शांति। बड़े प्यार से, बड़े भाव से अपनी आँखों को पुनः खोलते हुए इस भौतिक जगत में हम वापस आते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज का विषय बड़ा रोचक है, नाद प्रभाव। तो बात ये आती है कि क्या नाद स्वास्थ्य के साथ जुड़ सकता है? क्या आवाज से स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है? आइए इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। तो इसमें आप देख सकते हैं एक हार्प इंस्ट्रूमेंट है। हार्प हमारे यहाँ पर बहुत इस्तेमाल नहीं होता है, तंतु वाद्य है, पर विदेशों में काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये हार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ आप देख रहे हैं कि पूरा जगत उसके साथ जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है, उसके साथ में पशु पक्षी भी जुड़े हुए हैं और हम सब भी नाद से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अतः नाद का हमारे साथ बड़ा विशेष और गहरा संबंध है। यदि इतना गहरा संबंध है तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के साथ भी हमारे जुड़ेगा। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम।
रोगस्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। आरोग्य मूल है। न जंतु कश्चिदमरः पृथिव्यां जायते क्वचित् अतो मृत्यु अवार्य स्यात् किंतु रोगान निवारयेत्। कोई भी मनुष्य अमर पैदा नहीं होता है, तो मृत्यु को तो हम निवारण नहीं कर सकते हैं मृत्यु का, पर रोग से तो बचा जा सकता है। आयुरारोग्य धर्मादि स्वास्थ्यादेव ही जायते। आयु, आरोग्य, धर्म इत्यादि भी यदि हम स्वस्थ रहें तो ही हम सही तरीके से इसका पालन कर सकते हैं, इसके अंदर हम जुड़ सकते हैं। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथि तथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्वहितो भवेत्। चरक सूत्र स्थान ये कहता है कि हमें अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है। तो खुद ध्यान रखने के लिए बहुत सारे उपक्रम भी तो आवश्यक होंगे हमें। ऐसे कौन कौन से उपक्रम हमें काम में आ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वस्थ की परिभाषा जो महर्षि सुश्रुत ने हमें दी है, इसके विषय में तो हम सब बहुत जानते हैं। आयुर्वेद के किसी भी विद्यार्थी को भी हम पूछ लें तो तपाक से हमें ये बता देंगे, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ्यति भिद्यते। यानी कि जिसके दोष सम है, अग्नि सम है, सम धातु हैं जिनकी, और मल की क्रिया सारी सम है, उसके साथ ही साथ अब का जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये जिनके हैं, ऊपर की सारी बातें यानी कि दोष धातु इत्यादि के सम होने के साथ साथ, वही स्वस्थ कहलाया जा सकता है। तो आप तन को तो स्वस्थ रखने के लिए बाहर से कुछ उपक्रम कर सकते हैं, पर मन को स्वस्थ रखने के लिए सोचना पड़ेगा। जब व्याधि की बात करते हैं हम, तब भी बात यह आती है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। धातुओं का साम्य। दूसरी बात आई सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। आरोग्य सुख संज्ञक होता है, और सुख और दुख की जो प्रक्रिया है वो बगैर मन के संभालनी मुश्किल है, व्यक्तावस्था मुश्किल है। इसलिए हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, संपूर्ण स्वास्थ्य या सर्वांगीण स्वास्थ्य, या जिसे हम वेलनेस के नाम से आज हम जान रहे हैं, जो कि हेल्थ से थोड़ा आगे बढ़कर है। क्या फर्क पड़ता है कि जहां हम हेल्थ या स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हेल्थ में नॉट क्लिनिकली डिटेक्टेड एबनॉर्मलिटी की बात करते हैं, और जब हम वेलनेस या वेल बीइंग की बात करते हैं तो वहां से हम एक कदम और आगे जाते हैं। हेल्थ के लिए किसका रोल है भाई? मेडिकल इंटरवेंशन उसमें आवश्यक होता है, उसमें खान पान, उसमें लाइफस्टाइल को मॉड्यूलेट करना, ये सारी बातें उसमें आती हैं। पर जब वहाँ से एक कदम और आगे जाना है तो वहाँ हमारा मेंटल एटीट्यूड, हमारे मनोभाव किस प्रकार से हैं, हमारी मानसिकता किस प्रकार से बनती है, हमारा जो अवेयरनेस का दायरा है, वो अवेयरनेस, जागरूकता का दायरा कैसे है, कैसे बढ़ता है, कैसे उसको हम संजो सकते हैं, इसके विषय में हमें थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और जब हम इसके विषय में काम करने की बात करते हैं तब हमें याद आती है कलाओं की, आर्ट। कला की परिभाषा देते हुए जो डिक्शनरीज हैं वो ऐसा कहती हैं, द स्टडी एंड क्रिएशन ऑफ द थिंग्स गिविंग प्लेजर टू द माइंड थ्रू द सेंसेस। इंद्रियों द्वारा
मन को आनंदित करने वाले विषयों का अभ्यास एवं सृजन। कला क्या है? कला यह है, यानी कि मन को जो आनंद देगा, पर मन को आनंद कहाँ से देगा? मन को आनंद देगा इंद्रियों के द्वारा। अतः यहाँ इंद्रियां भी काम में आ जाती हैं, मन भी काम में आ जाता है। इसलिए कला की जब हम बात करें तो जो प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन वाली जो प्रक्रिया हमें लानी है स्वास्थ्य की परिभाषा में, उसको हम और अच्छी तरीके से ला सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कला तो बहुत सारी है, पर उसमें से संगीत थोड़ी प्रमुख है। प्रमुख होने का एक कारण तो यह है कि हम जब माँ के गर्भ में होते हैं तभी से हम नाद से जुड़ जाते हैं। माँ की आवाज़, अपने आसपास होने वाली सारी आवाज़ें, अपनी खुद की आवाज़, अपने भीतर जो रक्त प्रवाहन हो रहा है, अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसकी आवाज़ें, इन आवाज़ों से हम कंडीशन होते जाते हैं। हम सब लोगों ने अभिमन्यु की बात तो जानी ही है कि किस प्रकार से वो जब माँ के गर्भावस्था में थे तब उनको ये ज्ञान मिला श्री कृष्ण के द्वारा। जब नाद की बात करते हैं तो माँ सरस्वती की बात भी आती है और कहा जाता है कि उनके पास वीणा होती है। शास्त्रकार ऐसा भी कहते हैं कि ये जो नाद का सागर है वो इतना गहरा है कि माँ सरस्वती भी डूब जाने के डर से उन 2 तुम्बों वाली वीणा को अपने वक्ष से लगा करके रखती है ताकि वो उस नाद के सागर पर तैर सके। तो आप सोचिए कि मैं तो एक मनुष्य हूँ, पामर मनुष्य, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नाद के बारे में कुछ बात आपसे करूँ। आप देखिए हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबके हाथों में कोई ना कोई वाद्य तो है ही है। जैसे ब्रह्मा जी के पास शंख है, विष्णु जी के पास शंख है, महादेव जी के पास डमरू है। अब ये जो तस्वीर दिख रहे हैं, माँ सरस्वती के पास वीणा है, कृष्ण जो कि विष्णु का अवतार माने गए हैं उनके पास बांसुरी है, और जो शिव के पुत्र हैं गणेश जी वो मृदंग बजाते हुए और नर्तन करते हुए दिखाई गए हैं। ऐसी कई तस्वीरें भी आप देखेंगे। ये बड़े वैज्ञानिक ढंग से उनको ये सारे संगीत के साधन दिए गए हैं। आगे हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं में नाद एवं संगीत का बहुत बड़ा प्रभाव और उनकी तरफ बहुत बड़ा रुझान पहले से रहा है। अब हम जितनी भी वर्ल्ड की कल्चर्स हम देख लें, चाहे हम रोमन कल्चर से शुरू करके हम इजिप्ट के कल्चर तक जाएं, तो सारे कल्चर्स में संगीत, नाद, संगीत के साधन, उनका उपयोग प्रयोग आप देखते आएंगे। यहाँ की एबोरिजिन्स जो हमारे होते हैं, जो आदिवासी हैं, उनमें भी संगीत का बहुत बड़ा प्राधान्य होता है उनके जीवन में। नादेन व्यज्यते वर्ण पदम वर्णात् पदाद वचः वचसो व्यवहारोयम नादाधीन मतो जगत। संगीत रत्नाकर ऐसा कहता है कि नाद से वर्ण, अक्षर आते हैं, अक्षरों से पद यानी कि शब्द बनते हैं, शब्द से भाषा बनती है, और भाषा की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम नाद से जुड़े हुए। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ कोई शब्द नहीं होता वहाँ भी आवाज़ के माध्यम से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे, हम जब रोते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। हमारी दादी को भी पता चल जाता था, पिताजी को शायद चले न चले, पर माता जी को तो जरूर चल जाता था। वहाँ भावों के माध्यम से सारी बातें व्यक्त होती थी। अतः शब्द जो है वो लिटरली जो वाच्यार्थ उसके होते हैं ये वो भी होते हैं, पर उसके भावार्थ भी होते हैं। तो नाद क्या है? नाद या शब्द पंचभौतिक तत्व से हम देखते जाएं तो आकाश तत्व का गुण होता है, और आकाश का एक दूसरा भी गुण होता है अप्रतिघातत्व, यानी कि वो किसी चीज का प्रतिरोध नहीं करता। सूक्ष्मतम होने की वजह से अन्य सभी तत्वों में आकाश अवसंभावी रूप से पाया जाता है। अतः जो आकाश का गुण है नाद, वह सर्वव्यापी होता है। यानी कि जब हम प्रभाव की बात करते हैं तो और किसी चीज का प्रभाव कहीं तो रुक सकता है,
पर नाद का प्रभाव ऐसा है जो कि सर्वव्यापी है, हर जगह में घुस सकता है, हर जगह में प्रवेश पा सकता है। साइंस भी इस बात को मानता है। जो वॉयेजर भेजे गए थे उन्होंने कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं अवकाश में, और हम मानते हैं कि अवकाश एक वर्चुअल वैक्यूम होता है, पर वहाँ भी आवाज़ें मिली अलग अलग चीज़ों से, मैग्नेटिक वाइब्रेशन से ये सारी आवाज़ें मिलती थी वहाँ पर कई सारे रिजेम्बलेंस थे, कई सारी सामान्यता थी उनकी, मनुष्यों के आवाज़ों से, पशु पक्षियों के आवाज़ों से, पेड़ पौधों के आवाज़ों से, वगैरह वगैरह। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र ने कहा है वो कितनी वैज्ञानिक बात थी। शास्त्र ये भी कहता है, नकारम प्राण नामानम दकारम मनलम विदु जाता प्राणाग्नि संयोगा तेन नादो भिदीयते। नकार प्राणवाचक है और दकार अनल यानी कि अग्निवाचक है। प्राण यानी कि वायु, वायु यानी कि गति, और अनल यानी कि अग्नि, अग्नि यानी कि ऊर्जा। अब न और द नाद में जो जुड़ते हैं वो वायु यानी कि गति और ऊर्जा, इन दोनों के माध्यम से जुड़ते हैं। अब देखिए ये दोनों सूक्ष्म महाभूत हैं। आकाश का गुण है शब्द, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वायु, जो आकाश के बाद थोड़ा सा और ग्रॉस होता है, गुरु होता है, उससे थोड़ा सा गुरु होता है अग्नि। पर जब क्रमशः हम देखते हैं तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में ये जो तीन हैं वो सबसे सूक्ष्म है। तो ये सबसे सूक्ष्म चीजों से बना होने के कारण उसका हर जगह प्रवेश भी बहुत आसानी से हो सकता है। और फिजिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन बी मैनिफेस्टेड इन ओनली थ्री वेज, आइदर इट कैन बी हीट और इट कैन बी लाइट, साउंड और मोशन। तो ये तीनों चीजें नाद में है, और इसीलिए हमारी जो हठ प्रदीपिका है, योग का जो ग्रंथ है, वह ऐसा कहते हैं, यत् किंचित नाद रूपेण श्रूयते शक्ति रेवसा यह तत्वंतो निराकार स एव परमेश्वर। यहाँ तक कि उसको परमेश्वर की संज्ञा भी दे दी। हमारे शास्त्रों ने भी नाद को ब्रह्म माना है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। ऐसा पद्म पुराण में भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहा? कि नाहम वसामि वैकुंठे, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं हूँ। मेरे भक्तजन जहाँ गायन करते हैं वहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ। आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात ये नाद के प्रभाव के संदर्भ में हमारे शास्त्रों ने कही है। गीत, वाद्य और नृत्य त्रयम संगीतम उच्यते। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, ऐसा संगीत रत्नाकर ने कहा। आप जब आंग्ल परिभाषा देखेंगे म्यूजिक की तो उसमें आपको या तो वोकल या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तक ही ये बात सीमित रह जाती है, पर अपने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का आविर्भाव कर दिया है जब संगीत की बात कही है तब। तो जब संगीत आप सुनते हैं या आप किसी भी परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो एक बड़ी प्रोसेस बनती है। संगीत का प्रभाव कैसे होता है, क्यों होता है? ये प्रोसेस क्या बनती है कि कलाकार अपने आप में संजोता है उन भावों को जिसकी वजह से वो कलाकृति को पैदा कर रहा है। गाने वाला या बजाने वाला या नाचने वाला भी, ये सारे भाव उसके ऊपर प्रभाव करते हैं। बाद में वो कलाकृति का सृजन करता है। कलाकृति का जब सृजन हो जाता है तब या तो हम उसे देखते हैं या तो हम उसे सुनते हैं। जब सुनते हैं और देखते हैं तो सबसे पहला भाव हमारे मन में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये आता है, जो कि कलामय अनुभव है, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव। यदि पॉजिटिव रहा तो उसके बाद में उसका अन्वेषण शुरू हो जाता है, उसका एनालिसिस शुरू हो जाता है, हमारे भीतर कहाँ क्या कितना अच्छा था, कैसे अच्छा था, वगैरह वगैरह। वो हमारा मन अपने आप करता है। हम कई बार उसके लिए गाइडेड नहीं होते हैं। जैसे आप संगीत में कुछ भी नहीं भी जानते हो, पर कई बार आप संगीत सुनने गए हो तो कोई खास जगह पे आपके भीतर से वाह निकल जाती है, कहीं आपसे ताली बज जाती है, कहीं आपकी कुर्सी के हैंडल पे आपका हाथ यूं लग जाता है। कोई आपको बोलता नहीं है आप ऐसा करो, पर ऐसा हो जाता है। ये होने की वजह ये है, इट हैज अपील्ड यू। व्हाई इट हैज अपील्ड यू? बिकॉज इट इज थ्रू द माइंड, थ्रू द सेंसेस दैट इट वाइब्रेट्स, इट्स रेजोनेट्स। आपके भीतर उसका रेजोनेंस बनता है और इसकी वजह से ये पूरी प्रोसेस
आपके भीतर बनती है। तो जब हम संगीत में नाद के डायमेंशंस आयाम की बात करते हैं तो उसमें कुछ 5 आयाम की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा। सबसे पहले है नोट्स, स्वर। 12 स्वर है, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। ये 12 स्वर हैं संगीत में। वैसे तो मूलतः 7 हैं, पर उसमें 5 विकृत मिला के 12 स्वर हो गए। फिर ताल, कई प्रकार के ताल हैं, अलग अलग प्रकार के वाद्यों पे उनको बजाया जाता है, ताल वाद्यों पे। फिर एक लय होती है, 3 प्रकार की लय है, जो कि विलंबित लय होती है, मध्य लय होती है और द्रुत लय होती है। वाद्य, कई प्रकार के वाद्य हैं, मूलतः मुख्यतः 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, आगे हम देखेंगे। और देन कम्स द वॉइस, आपकी आवाज। इन सब चीजों को मिलकर के नाद के अलग अलग परिमाण बनते हैं, आयाम बनते हैं, जिसके आधार पर नाद के प्रभाव का पूरा दारोमदार रहता है। जब स्वर की हम बात करते हैं तो ये कंपन संख्या यानी कि वाइब्रेशंस, साहित्यिक रस, एस्थेटिकल टेस्ट, देवता, ग्रह, राशि, नक्षत्र, वर्ण, इन सब चीजों से जुड़ते हैं, जो कि सेलेस्टियल प्रकार के होते हैं। उसके साथ साथ हर स्वर का संबंध रहता है शरीर के दोष के साथ, मन के गुण के साथ। रसनेन्द्रिय ग्राह्य रस जो 6 प्रकार है, जिसको हम तीखा, मीठा, खट्टा, ऐसा जो कहते हैं रस, जो हमारी जबान जिसको मालूम कर सकती है, ऐसे रसनेन्द्रिय ग्राह्य रस के साथ जुड़ा है और हमारे शरीर के चक्रों के साथ भी जुड़ा हुआ है ये पूरा हमारे स्वर का तालमेल। प्राणी जगत के साथ भी सप्त स्वर जुड़े हुए हैं। मयूर, चातक, छाग, क्रौंच, कोकिल, दर्दुराहा, गजश्च सप्त षड्जादीन क्रमादुच्चारन्त्य यमी, ऐसा बोला हमारे शास्त्रकारों ने। यानी कि मोर से षड्ज निकलता है, चातक ऋषभ, छाग यानी कि गोट गांधार, क्रौंच पक्षी मध्यम, कोकिल यानी कि कोयल पंचम, दर्दुर जो मेंढक होता है वो धैवत, और गज यानी कि हाथी निषाद स्वर को जनरेट करते हैं, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया। मतलब कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारे पशु पक्षी के साथ, हम मनुष्यों के साथ भी स्वर का, नाद का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जैसा ये चित्र आप देख रहे हैं, तो इस चित्र में आप देखेंगे जो डिजाइन्स हैं, जैसे जैसे हर्ट्स, क्योंकि जो मैंने कंपन संख्या की बात बताई थी कि जैसे जैसे कंपन संख्या बढ़ती है वैसे वैसे संकीर्णता बढ़ती है, जैसे जैसे कंपन संख्या कम होती है विविक्तता आती जाती है। ताल कई प्रकार के हैं, जो विभिन्न मात्राओं वाले ताल और लय का यदि सुचारू रूप से संयोजन किया गया तो वो भावों को व्यक्त करने में काफी सहायता करते हैं संगीत में। तो विलंबित और द्रुत, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। ये आप जानते हैं कि ये शिव तांडव स्तोत्र है, जिसमें एक तांडव का भाव होना चाहिए, पर मैंने जिस तरीके से गाया वो तांडव का भाव नहीं आया। अब आप इसको सुनिए। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि विल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जवल्ल लाट पट्ट पावके। फर्क आपने महसूस किया? तो आप कौन से लय में, कौन से ताल में किस प्रकार से निबद्ध करते हैं संगीत को, उसके आधार पर उसका कैसा प्रभाव होगा यह आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ कुछ तस्वीर दिखाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि यदि आप ड्रम स्किन को एक बार मारते हैं, बाद में उसमें थर्मोडायनेमिक्स से कैसी डिजाइन्स पैदा होती हैं। यानी कि एक बार यदि कंपन हो गया तो हमारे भीतर भी इसी प्रकार के कुछ परिणाम लक्षित होंगे। यामामोटो के प्रयोग, इशारो के प्रयोग जाने गए हैं जापान में, जो कि जल के जो कण हैं, उसके जो एटम्स हैं, उसके ऊपर संगीत का, आपके मनोभावों का क्या प्रभाव होता है, इसके ऊपर बहुत सारा संशोधन उन्होंने किया है। अब देखिए आप कि जो मैं आपको बता रहा था वाद्य, 4 प्रकार के वाद्य हैं। अवनद, अवनद वाद्य का मतलब है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं
वो हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में प्रभाव अपना करते हैं। जो सुशीर यानी कि ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें हवा डाल करके बजाया जाए, वो हमारे मध्य अंग पे प्रभाव करते हैं। जो तंतु वाद्य हैं, जो तार वाले वाद्य हैं, जिसमें दो प्रकार के आते हैं, एक जिनको प्लक करके बजाया जाए, वीणा, सितार, गिटार वगैरह जिसमें प्लकर होता है, और दूसरे जो हैं बोइंग इंस्ट्रूमेंट जिनको गज से बजाया जाता है घिस करके, जैसे वायलिन है, दिलरुबा है, सारंगी है वगैरह। तो ये हमारे ऊर्ध्वांग को प्रभाव करते हैं। और जो घन वाद्य मेटालिक होते हैं जैसे मंजीरे हैं, झांझ है, खंजरी एटसेट्रा, तो वो हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव अपना डालते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो देवी देवताओं को जो वाद्य दिए गए हैं, बड़े वैज्ञानिक सोच से दिए गए हैं। जो हमारे देव हैं महादेव, वो योग के भी देव माने गए हैं और जो परम योगी भी माने गए हैं, आदि योगी, उनको डमरू दिया है। डमरू जो है वो वायु को कंट्रोल करने का काम करता है, लय से वायु कंट्रोल में आता है। जो सुशीर इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो जगत के पालन करता है, विष्णु उसका जो अवतार है कृष्ण जी, उनको दिए गए हैं। विष्णु के पास शंख है, दैट ऑल्सो इज अ ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव शरीर के मध्य हिस्से में पड़ता है। तंतु जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो माँ सरस्वती को दिए गए हैं। माँ सरस्वती विद्या की भी देवी है, कला की भी देवी मानी गई है, और सबसे ज़्यादा ब्रेन का काम, क्रिएटिविटी का काम यही होता है। इसलिए जो तंतु वाद्य है हमारे शरीर के ऊपर के हिस्से में काम करते हैं। अब आप देख लीजिए कि कितना वैज्ञानिक सोच विचार करके ये सारा सोच विचार किया गया है। अब इन प्रभावों को अलग अलग होने के लिए कारणभूत ये है कि जो कंपन निकलते हैं इन वाद्यों से, उन कंपनों में अंतर होता है। भले स्वर एक ही है, पर जैसे ये हारमोनियम का मैंने सा बजाया, सा, तो हारमोनियम के सा का कंपन, मेरे आवाज के सा का कंपन, और अन्य किसी वाद्य से जैसे फ्लूट से भी सा बज रहा है या वायलिन से सा बज रहा है, तो बज तो सा ही रहा है, पर उनके जो स्पाइक्स होंगे उसमें अंतर आपको मिलेगा। ये तस्वीर जो है वो ये बताती है, दर्शाती है, और इसीलिए इनके प्रभाव भी थोड़े से अलग अलग होंगे। मनुष्य का जो आवाज़ है, मेल और फीमेल वॉइसेस, उसमें भी मेल में मैस्कुलिन वॉइस और फेमिनिन मेल वॉइस भी होता है। मैं उदाहरण आपको देने की कोशिश करता हूँ, जैसे किशोर कुमार साहब की आवाज़ या के.एल. सहगल साहब की आवाज़ और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ या अरिजीत सिंह वगैरह की आवाज़, तो यू कैन सी द डिफरेंस इन द जॉनर। देन लाइकवाइज इन फीमेल ऑल्सो, उषा उत्तुप जी की आवाज़ को देख लीजिए और सरस्वती देवी माँ लता जी की आवाज़ को देख लीजिए, देर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस, दो बोथ आर फीमेल वॉइसेस। तो कौन सा वॉइस है, आपको कौन सा पसंद है? वॉइस आपका स्मूथ है कि हार्श है? जैसे कई ऐसे सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ गाते गाते ऊपर फटती है, पर फिर भी उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है। फिर आवाज़ आपकी ट्रेंड है कि ट्रेंड नहीं है, इन सब चीज़ों के आधार के ऊपर भी प्रभाव क्या होगा यह तय होता है। इसलिए जब हम नाद के प्रभाव की बात करते हैं, संगीत के प्रभाव की बात करते हैं, तब इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। राग का एक विशेष दायित्व है हमारे संगीत के शास्त्र में। तो संगीत रत्नाकर ऐसा बोलता है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानाम स राग कथितो बुधैहि। ध्वनि विशेष है, स्वर विशेष है, नाद विशेष है और प्रभाव विशेष है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि वयोः रात्रि भुक्ता नाम तेंत मध्यादिगा क्रमात्, वय, दिन, रात और खाने के समय के बाद फर्क पड़ता है दोषों के बढ़ने और कम होने की प्रक्रिया में। ठीक उसी प्रकार दिन भर में भी यह परिस्थिति वातावरण में भी चलती रहती है। और हमारे शास्त्रकारों ने जो रागों के चक्र की कल्पना की है
वो ठीक इसी के आधार पर की है। इसलिए प्रातः समय का राग, दोपहर का राग, सायं का राग, रात्रि का राग, ऐसे रागों के प्रहर वाइज उन्होंने चक्र को बनाया। और ये चक्र उसी प्रकार से हमारे शरीर में प्रादुर्भूत होने वाले दोषों के ऊपर अपना कार्य करते हैं। शास्त्रकारों ने तो ये भी बता दिया है कि अकाल गानम सर्वनाशकरम ध्रुवम, कि भाई अकाल में आपको गाना नहीं चाहिए। मतलब कि जो राग जिस समय का है उस राग का गायन उसी समय में होना चाहिए, वरना दिक्कत पैदा हो सकती है। ये आपको मैंने बताने का प्रयास किया है कौन से समय में कौन से राग आप गा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अलग अलग ऋतुओं में भी अलग अलग राग हैं। शरद का मालकौंस है, हेमंत का श्री है, शिशिर का भैरव है, वसंत का हिंडोल है, ग्रीष्म का दीपक है और वर्षा का मेघ है। हनुमत मत में इस प्रकार से चलता है। कुछ और मत भी हैं, पर मतांतर में हम इस वक्त नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत वक्त चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये सारी इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आप भी सर्च करेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स में ये आपको मिल जाएंगी। तो ये अलग अलग रागों के कैसे स्वरूप हैं उनको पर्सोनिफाई किया गया है। पहले जब हमारे रागों का सीखना और उनका गायन वगैरह हुआ करता था, तब गुरुजी अपने बच्चों को खास करके उसके कैसा प्रभाव है उसके बारे में बताते थे। उसका ध्यान होता था, राग का ध्यान होता था। तो ये जो पिक्चर्स हैं वो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप जो राग है उनका ध्यान कर सकते हैं। और जितना ध्यान गहरा होता जाएगा राग का, वो राग प्रस्फुटित होता जाएगा। ऐसा माना जाता है कि नीलांबरी पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का इजाद किया हुआ राग है, पर माँ नीलांबरी साक्षात होती थी जब पंडित जी इस राग का गायन करते थे। तानसेन का उदाहरण तो हम सबके पास है ही। जब भी संगीत के प्रभाव की बात आती है तब हम तानसेन जी को राग दीपक गाने से शरीर में जो जलन हुई, और उसके बाद हमारे गुजरात की दो बेटियां ताना और रीरी ने जो मेघ मल्हार का गायन किया और उसकी वजह से उनकी जलन शांत हुई, ये उदाहरण सर्वविदित है। हम कई बार इसके बारे में बात भी करते हैं, पर यदि आप उठाकर देख लें प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की टेक्स्ट बुक और उसमें साउंड की इफ़ेक्ट्स में जाएंगे तो कुछ खास डेसिबल का साउंड यदि आप सुनते हैं लगातार तो आपकी त्वचा में जलन होगी। यह बात वहाँ भी नोटेड है। कहने का मेरा तात्पर्य ऐसा है कि स्वरों से भी जलन शरीर में पैदा की जा सकती है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है, ये हो सकता है। आप सब लोगों ने कुछ ऐसे गीत भी सुने होंगे, जैसे हम दिल दे चुके सनम का तड़प तड़प के इस दिल पे इस दिल से आह निकलती रही वाला जो नगमा है, कितने तार सप्तक में वो जाता है। और यदि उसका पिक्चराइजेशन भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये जलन की बात है। तो शरीर में प्रभाव इसकी वजह से होते हैं संगीत से। योग का विज्ञान तो कहता है चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधये। कई सारे और हम उदाहरण इसमें दे सकते हैं, पर याज्ञवल्क्य स्मृति में एक जो बात कही है उसकी बात मैं करना चाहूँगा यहाँ खास करके। वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदः तालग्नश्च अप्रयासेन मोक्ष मार्गम स गच्छति। जो वीणा का वादन जानता है, जो श्रुति जाति विशारद यानी कि जो गायन की कला जानता है, तालग्न जो ताल की भी कला जानता है, ऐसे लोग जो होते हैं वो मोक्ष मार्ग पे बिना प्रयास जा सकते हैं। यानी कि उनके भीतर के जो भी कलुष हैं, क्लेश हैं, उनका नाश होता है। और ठीक ऐसी ही बात हठ प्रदीपिका भी कहती है। वो कहती है सदा नादानुसंधानात् क्षीयन्ते पाप संचया निरंजने विलीयेते निश्चितम चित्तमारुतो। यानी कि नाद का यदि आप अनुसंधान करते हैं तो पाप के संचय कम होते हैं। पाप दुख के संदर्भ में भी है, रोग के संदर्भ में भी है, पीड़ाओं के संदर्भ में भी है। अतः जो संगीत है वो संगीत आपको
एक अच्छे मूड की तरफ ही सिर्फ नहीं ले जाता है, पर एक सर्वांगीण स्वास्थ्य की तरफ भी ले जाता है। ऐसा हमारा शास्त्रकारों का मानना और कथन भी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग चक्र के साथ अलग अलग स्वर, सारे ग म प ध नि सा, जो हमने अभी बजाए थे, तो अलग अलग चक्र के साथ जुड़े हैं, मूलाधार से शुरू करके सारे ग म प ध नि सा। उसी प्रकार अलग अलग वाद्यों का प्रभाव भी शरीर पे पड़ता है, और जो अलग अलग सप्तक हैं, मंद्र, मध्य और तार जो संगीत में आते हैं, उनका प्रभाव और उनके प्रभाव के बारे में भी हम इसी प्रकार से सोच सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ यूं ही बातें कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये चित्र बताने का प्रयास किया है। जो कैवल्य धाम में डॉक्टर D.R. वज़े हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए कि भाई ये जो अपने चक्र के जो बीजाक्षर हैं, बीज मंत्र, क्या बीज मंत्र बोलने से उसी जगह पर कंपन होते हैं? तो यहाँ आप चित्र में कुछ ग्राफ देख सकते हैं कि जब माइक्रोफोन अलग अलग जगह पर रखा गया, तो जिस जगह पर वो चक्र का स्थान माना गया है, उसी जगह के आसपास सबसे ज़्यादा कंपन देखने को मिले। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो नाद का प्रभाव है सिर्फ कान से होता है ऐसा नहीं है, हमारा शरीर भी उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वायु स्पर्श की संज्ञा जो कि त्वचा के साथ जुड़ी हुई है, वो कान से आकाश का गुण जाता है, और स्पर्श वाला गुण जो है वो त्वचा से जाता है। इसलिए दोनों तरीके से वो जाता है भीतर, और भीतर जाकर के एक रेजोनेंस पैदा करके वो हमें स्वास्थ्य की ओर अंततोगत्वा ले जाता है। दो प्रकार इसके हम कर सकते हैं कि कैसे ये नाद का प्रभाव हम पर हो। पहला जो है दैट इज डायरेक्ट या एक्टिव, जिसमें व्यक्ति खुद उसमें हिस्सा लेता है, गाता है या बजाता है। दूसरा होता है पैसिव। पैसिव यानी कि जिसमें वो कुछ करता नहीं है, या तो श्रवण करता है या उसको देखता है। और दूसरी बात इसमें आती है कि लाइव आपकी आंखों के सामने संगीत का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और आप लाइव देख रहे हैं उसको। दूसरा ये है कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्ड कर दिया और उसको आप वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हो। इसमें हमने ये पाया है हमारे संशोधनों में कि जो लाइव होता है उसका प्रभाव रिकॉर्डेड से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं उस सारी प्रक्रिया के साथ। यहाँ मैंने कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास किया है जिसमें अलग अलग कोश और अलग अलग जगह जब संगीत उनको सुनाया गया, नाद सुनाया गया, तो उसमें जो चमक में परिवर्तन आए, उनके ऑरा में जो परिवर्तन आए उसके हैं। और यहाँ कॉटन बताया गया है, स्वैब ऑफ कॉटन व्हेन इट वाज सब्जेक्टेड टू साउंड्स, व्हाट हैपेंड। And then here it is like the energy field of a person before and after listening to music and sound. Thus we can say that नाद affects our existence as a whole. नाद का प्रभाव हम पर होता है पूरी तरह से। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पोरबंदर से डॉक्टर मिलन वसावड़ा, जो कि राणावाव सीमेंट फैक्ट्री में जो स्वास्थ्य का पूरा महकमा है वो पूरा संभाले हुए हैं, और बहुत अच्छे ही गायक एवं स्वरकार भी हैं। तो उनसे हम सुनते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे संगीत के बारे में, और संगीत का प्रयोग वो अपने संस्थान में किस प्रकार से करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं। मैं डॉक्टर मिलन वसावड़ा, जो कि श्री गुलाब कौरबा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का 1989 का यूजी बैच से मैं बाहर निकला हूं। और उसके बाद मैंने मेरे BAMS के बाद मैंने अपना एक जो करियर है वो पिछले 30 साल से सीमेंट इंडस्ट्री, यानी जो एक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है उससे जुड़ा हुआ है। आज मैं 29 साल की सर्विस के बाद मेडिकल सेंटर एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि मेडिकल सेंटर और व्यावसायिक आरोग्य विज्ञान
से सीमेंट इंडस्ट्री का हमारा जो सेंटर है उनका मैं हेड हूँ यहाँ पे रानावाऊ पोरबंदर में, जो द मेहता ग्रुप की जिसको बोलते हैं कि हाथी सीमेंट करके जो कंपनी है, सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड, उसको मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे इस मेरे इस पूरे पूरे 30 साल दौरान मैं किसी दूसरे इस तरह के इंडस्ट्रियल फिजिशियन से अलग थोड़ा क्यों पढ़ रहा हूँ, उसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली ना सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने संगीत में अपने आप को, इससे पहले संगीत में मैंने संगीत विशारद गायन क्षेत्र में किया है, और अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से मैंने ये विशारद करने के बाद मेरे इस ज्ञान जो भी मैंने मेरे गुरुओं से मैंने पाया, उनको मैंने अपनी इस क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान अपने इस हुनर को या अपनी इस जो भी शिक्षा मुझे मिली है उसको मैंने संजो के किस तरह से मैं लोगों को उपयोग में लाकर उनको फायदामंद स्थिति पे ले जा सकता हूँ, या जिसको बोलते हैं कि उनको मैं किस तरह से मदद कर सकता हूँ संगीत के उपयोग से के माध्यम से, वो मैं थोड़ा सा जो मेरे दूसरे इंडस्ट्रियल फिजिशियंस होते हैं उससे मेरा थोड़ा अलग मेरा प्रोफेशनल कैरेक्टर रहा, मेरा व्यवहार रहा। बेसिकली शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, भजन और गजल, इन चीजों का मैं न सिर्फ गायन करता हूं, लेकिन मैं उनको कंपोज भी करता हूं। स्पेशली सुगम संगीत और गजलों को भी मैं कंपोज करता हूं गुजराती और हिंदी में, और बहुत सारे प्रोग्राम्स और कॉन्सर्ट्स में दे चुका हूं मेरे पिछले 30 साल दौरान। और इनके अलावा उसके बाद मैंने इन चीजों को मेरे म्यूजिक के जरिए और म्यूजिक की एडवाइस के जरिए मैंने अपने पेशेंट्स की जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस के अंदर इसको किस तरह से संजोया जाए, इसको किस तरह से मेकअप किया जाए, और उनका उनका उपयोग से या उनकी एडवाइस से पेशेंट्स में इसके क्या फायदे होते हैं या क्या नुकसान जो हुआ है उसको वो उसमें से कैसे वो अपने आप को बाहर ला सकते हैं, उनका मेरे पास पिछले 30 साल में एक अलग तरह का एक एक्सपीरियंस रहा, जो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए सिंगर, मुझे याद है कि मैं इवन पढ़ता था तब, और पढ़ने के बाद जब ये जॉब शुरू करी तब बहुत सीधी सी बात है कि डॉक्टर्स के पास लोग हमेशा अपनी तकलीफें लेकर आते हैं। ये अपना प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन में हर एक डॉक्टर को, चाहे ये मैं नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी कोना हो, patients always come with their complaints and we need to listen them very sincerely and very silently first of all. उसके बाद अपना जो एक मेडिकल रेजिम रहता है, अपने अपनी जो कोई भी पैथी से रिलेटेड हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे एलोपैथी से हो, होम्योपैथी से हो, कोई भी से रिलेटेड हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि उस मेडिकल रेजिम यानी दवाइयों को जिस तरह से हम लोग जो जैसे हम उनका एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनाकर उनके रिपोर्ट्स के ऊपर या उनकी जो बातें होती है, उनकी तकलीफें होती है, उनको सुनकर जिस तरह से हम लोग उनको देते हैं, उसके साथ बीइंग अ सिंगर मैंने अपने आप में जब गाते वक्त या किसी गाने को या गजल को कंपोज करते वक्त खुद के अंदर जो चेंजेस पाए, जो मेरा मूड था कोई गीत गाने से पहले या गजल गाने से पहले, या कोई गीत या गजल को कंपोज करने से पहले, या किसी शास्त्रीय चीज को पेश करने से पहले, उसकी रजुआत करने से पहले, और उसके बाद मुझ में जो एक 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 हैप्पीनेस, एक खुशी, अपने अंदर एक संतुष्टि का एक भाव, जो भावना मेरी अंदर जागृत हुई, जिसको मैं एक्सपीरियंस मैंने किया, वो चीज मैंने अपने पेशेंट्स में भी धीरे 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 बढ़ते सालों के साथ अप्लाई करना, एप्लीकेशन करना मैंने शुरू किया। कोई एक गजल है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पहले जमाने में, बहुत पहले जमाने में, आज से कोई 30-40 साल पुरानी बात है, जब मैं, चलो यानी ये तो मृत्यु तो किसी भी धर्म के लोग के साथ हो सकता है, ये जिंदगी से जुड़ी हुई उसकी एक अंतिम स्थिति है जो सबके जीवन में सबको इसको फेस करना है। अब संगीत उसमें मोरलेस पूरे इंडिया में जुड़ा है। हमारे वरिष्ठ जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो सबके प्यारे थे, जैसे जगजीत सिंह जी, उनकी जो एक गाई हुई भजन है, जो आज हर एक, आप ये मानकर चलो कि ये मौत के बाद का, स्मशान यात्रा के दौरान का एक एंथम सा इंडिया में बन गया है। दैट इज हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम।
राम। ये जो है, हम सामने से गुजरते हैं और स्मशान यात्रा आती है, शव वाहिनी आती है और इसमें एक गाना बज रहा है, तो हम लोगों के अंदर एक तरह का, जिसको बोलते हैं कि एकदम एक प्योर फीलिंग, एक एक जिसको हम जानते नहीं है उसकी स्मशान यात्रा जा रही, लेकिन एक चेहरे पे एक आदर सा भाव, कोई ग्लानी वाली तनाव वाली रेखा नहीं है। हो सकता है ये जवान मौत हो, फिर भी हमको तो पता ही नहीं कौन जा रहा है, लेकिन एक वो दैट इज एन इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, दैट इज एन इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग जो उसके साथ 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 बजता जा रहा है। आप सोच लीजिए किसी मरे हुए आदमी की स्मशान यात्रा के सामने आप खड़े हो और आपके मन के ऊपर इसकी इतनी अच्छी इफेक्ट आती है कि आप एक जिसके अंदर आप भक्ति भाव सा आप में महसूस होता है। तो बीइंग ए डॉक्टर, जब मैं कोई गीत कंपोज करता हूं तो मेरी इंटरनल फिजियोलॉजी, बॉडी फिजियोलॉजी, जैसे कि मेरी सिस्टम से, मेरे ऑर्गन से, क्या कितने सारे अच्छे अच्छे चेंजेस उसमें आते होंगे जो मैंने महसूस किए। सेम थिंग विद द कंपोजिशन, व्हेन आई एम कंपोजिंग, पूरा मन उस 7 सुरों में लग जाता है, सारे ग प प ध नि के 7 सुर के 12 अलग अलग आयाम, जिसको बोलते हैं एक सप्तक से जुड़ा हुआ वो कंपोजिशन, जिसमें कोमल, शुद्ध और तीव्र म, ये सारे 12 स्वर का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जब मैं कंपोज करता हूं और उसमें जब मैं इनको जोड़ता हूं या उसको मैं जब प्रेजेंट करता हूं, मैं उसको गाता हूं, तो एक हैप्पीनेस, अगर वो सैड टोन वाला गाना है, सैड कलर वाला गाना है, तो भी अंदर की एक हैप्पीनेस, उसकी इफेक्ट मुझे हमेशा महसूस हुई। इस बात को मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेलनेस एज वेल एज हाउ आई कैन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज। चलो कुछ करके देखते हैं। ऐसा करते हैं कि मेडिसिन अपना काम करती रहे, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को जीने का रास्ता बताए जिसमें संगीत जुड़े, और उस संगीत के अंदर, भारतीय संगीत हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, उसके अंदर की जो बेहतरीन खूबसूरत उसकी जो एक पकड़ है उसकी, उनको सुनते सुनते अगर आप अपने डिजीज को ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने में सहयोग देते हैं, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अपना जो है स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च, बराबर, या तो समदोष समधातु समाग्निश्च मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थिति अभिधीयते, इस बात को हम डेफिनेटली म्यूजिक की काख घोड़ी पे, म्यूजिक के साथ साथ चलते हुए हम इनको उस पेशेंट के लिए, उनके परिवार के लिए पॉजिटिव रिजल्ट के साथ कोप अप करवा सकते हैं। जैसे कि किसी को मैंने बोल दिया कि सुबह उठकर आप कोई एक भजन सुनिए, योग करने से पहले या योग करने के बाद, उसके बाद अपना नेचुरल जो आपका काम है वो करते रहिए। आप अपने वर्किंग आवर्स दरमियान, आपको डायबिटीज है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी एसिडिटी रहती है, जो भी रहता हो, आपके साथ सामने कंप्यूटर पड़ा है, दुनिया भर के असाइनमेंट्स आपका आ रहा है, आप फिटर हो इस फैक्ट्री में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, कोई हेवी अर्थ मूवर ऑपरेटर है किसी माइंस में, या तो कोई पैकर ऑपरेटर है, लोको ऑपरेटर है, कोई सीमेंट की बैग को उठाकर लोरीज के अंदर डालने वाला है, वहां पे अगर किसी इंस्ट्रूमेंटल या किसी शास्त्रीय संगीत की धुन अगर चलती रहती है उस डिपार्टमेंट के अंदर थ्रू आउट, तो उनको स्ट्रेस नहीं आएगा, उनको कम स्ट्रेस आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये फीडबैक्स मैंने अपने पेशेंट्स में और अपने नॉर्मल एम्प्लॉइज में से पाए हैं। हाई नॉइज एरिया में वो काम करता है, जहां पे किल्न चलती है, आवाजें आ रही है, पीजी सेट है, जहां पे पावर प्लांट है, जहां पे हाई नॉइज आवाज, किल्न चलती है जिसपे ये सीमेंट बनती है, वहां पे साथ साथ में अगर म्यूजिक चलता है, आज तो लोग ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स भी लगा लेते हैं, इसमें साथ में अगर आपने मोबाइल में जुड़े, कहीं पे भी कोई आपके साथ म्यूजिक सिस्टम वहां लगाई हुई है, इवन मेन गेट में आप एंटर होते हो और कुछ नहीं, और इतनी शक्ति हमें देना दाता अगर कॉन्स्टेंट चल रहा है, आप अच्छी भावना के साथ काम करने अंदर जाओगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, हैप्पी मूड के साथ आप अपने 8 आवर्स अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हुए बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को एनहांस करने के लिए, एनरिच करने के लिए भागरूप बनेंगे, जिसके पीछे चिकित्सा विज्ञान, आयुर्विज्ञान और उसके साथ साथ संगीत का एक बहुत बड़ा योगदान आप खुद अपनी इस एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी देते हुए जोड़ लेंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के चलते हुए बहुत सारे ऐसे डिजीज जैसे कि हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलिटस और आज के जमाने में स्ट्रेस ओरिएंटेड डिजीजेस जो रहते हैं,
उन सबको बहुत अच्छी तरह से हम लोग ड्यूरिंग स्ट्रेस, चाहे वो सॉफ्टकोर जॉब हो या हार्डकोर सीमेंट इंडस्ट्री के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोसेस डिपार्टमेंट जैसी जगह हो, मैंने देखा है कि वर्कर लेवल से लेकर एम्प्लॉय के, ऑफिसर्स एंड मैनेजर्स के लेवल तक सॉफ्ट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, भजन, गजल, अगर ये साथ साथ चलती है, अगर आपकी दिनचर्या में आपने इसको जोड़ लिया है, कहीं पे जगजीत की गजलें हैं, चाहे कहीं पे अनूप जलोटा के भजन है, चाहे कहीं पे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जैसे कि शिवहरी की, संतूर और बंसुरी की कुछ पेशकश आपने सुनी है और सुनते सुनते आप अपना काम कर रहे हैं, श्योर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे और आप डिजीज फ्री रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर केदार उपाध्याय, जो कि गांधीनगर रहते हैं और अहमदाबाद में अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। डॉक्टर केदार आयुर्वेद के वैद्य हैं, साथ में उन्होंने योग और निसर्गोपचार में पीजी डिप्लोमा भी किया हुआ है। म्यूजिक थेरेपी पे उनका काम है और आजकल गुजराती चित्रपट में भी उनके संगीत की काफ़ी बोलबाला है। ही इज़ अ वेल नोन म्यूजिक कंपोजर ऑफ गुजराती मूवीज। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर केदार को क्या कहना है संगीत और संगीत के प्रभावों के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर केदार उपाध्याय। मैं यहाँ पे अहमदाबाद और गांधीनगर में आयुर्वेद प्रैक्टिस करता हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। उसके साथ ही मैं म्यूज़िक थेरेपी भी करता हूँ, जो कि मैंने डॉक्टर अर्पण भट्ट सर से ही सीखी है। जामनगर में PGDYN मैंने जब किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, तब उसका मेन सब्जेक्ट जो था मेरा वो म्यूज़िक थेरेपी था। इसके साथ साथ मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, म्यूज़िक प्रोड्यूस भी करता हूँ और सिंगिंग भी करता हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ मेरी इनसाइट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एज अ सिंगर और एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मैं कीबोर्ड्स बजाता हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोग्राम करता हूँ, कंपोज करता हूँ। तो ये सब जब मैं करता हूँ तब म्यूज़िक की इफ़ेक्ट मेरे ऊपर क्या होती है, या तो मुझे किस तरह से उसका इन्फ्लुएंस मिलता है, उसके बारे में मैं कुछ आपसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूँगा, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। फिर मैं अभी हम जो क्या कर रहे हैं, मैंने अर्पण सर के अंडर में क्या रिसर्च किया, वो सब चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करूँगा। बट जब भी मैं म्यूज़िक कंपोज करने बैठता हूँ, या तो मैं प्रोग्राम करने बैठता हूँ, या तो स्टूडियो में होता हूँ, या तो लाइव शोज़ में होता हूँ, सिंगिंग में बैठते हैं, या तो किसी बैठक में हम लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ हम जब बैठते हैं, तो म्यूज़िक एक्चुअली मेरे लिए एक हीलिंग एजेंट का काम करता है। लिटरली आई कैन सेंस इट, क्योंकि सबसे पहली तो जब मैं म्यूज़िक करता हूँ तब मुझे पता नहीं, मुझे टाइम का वो पता नहीं रहता है। ये कितने घंटे बीत गए होते हैं, तब जाके पता चलता है कि अच्छा अभी तो मतलब रात को काम शुरू किया तो अर्ली मॉर्निंग हो जाए, उसके बाद पता चले। दोपहर को काम शुरू करते हैं तो रात तक पता ही ना चले कि कितने घंटे बीत गए हैं। तो सबसे पहले तो समय का जो एक वो है ना, जैसे हम लोग टाइम बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, उस तरह से लगता है। सो इन अ वे इट इज़ अ मेडिटेटिव एक्सपीरियंस मेरे लिए, कि एक बार जब वो म्यूज़िक वाले वातावरण में मैं अंदर घुस जाता हूँ, फिर मुझे समय का या तो समय स्थल का जो प्रमाण भान होना चाहिए वो नहीं होता है। सो एक इस तरह से मेरे लिए म्यूज़िक मेडिटेटिव कम हीलिंग पार्ट प्ले करता है। इसके साथ साथ में मैंने ये भी विटनेस किया है कि जब मैं म्यूज़िक में होता हूँ तो मुझे दूसरी तीसरी चीज़ों पे कुछ ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि भूख लगना फॉर एग्जांपल। मुझे ऐसा कई बार होता है कि जब मैं इनटू म्यूज़िक हूँ, इनटू समथिंग हूँ, जब मैं कुछ कंपोजिशन करता हूँ, जब मैं कुछ गाता हूँ, तब मेरे लिए भूख या प्यास या वो सब थोड़ा वो हो जाता है, साइड ट्रैक हो जाता है मेरे लिए। तो हाँ, ये भी एक सच है कि इतना इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मेरा म्यूज़िक के अंदर, कि भूख है या तो प्यास है या तो कुछ दूसरे तीसरे काम है, फ़ोन कॉल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए इममटीरियल हो जाती है। सो यदि ऑल इन ऑल हम देखें ना, तो
क्या होता है मेरे अंदर, ये होता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैं म्यूजिक करता हूँ ना, तब मैं टोटली इनटू इट होता हूँ। सो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक। तो उस तरह से ये मेरे लिए मेडिटेशन का रोल प्ले करता है। मेडिटेशन में हम लोग यही करते हैं कि किसी एक चीज के ऊपर ध्यान, हम जिसको बोलते हैं, तो ध्यान इज व्हाट, ध्यान इज समथिंग कि जिसमें किसी एक चीज के ऊपर हम लोग फोकस करें, और दूसरी तीसरी जो भी चीजें हैं जो कि हमको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसको हम अवॉइड करें। तो ये बाय डिफॉल्ट नेचुरली मेरे लिए ये हो रहा है एवरी टाइम आई एक्सपीरियंस। हाँ, कुछ बार ऐसा भी होता है कि एक ब्लॉक भी आ जाता है मेरे अंदर, म्यूजिक के प्रति भी ब्लॉक आ जाता है कभी कभी। तब आई ट्राई टू अवॉइड म्यूजिक, तब मैं कुछ दूसरी चीज एक्टिविटीज करता हूँ। बट वो होता है वंस इन अ वाइल, वंस इन ब्लू मून। अदरवाइज ये मेरी रूटीन प्रोसेस है जिसमें मैं रोज के ऑलमोस्ट 3 4 5 घंटे तो म्यूजिक में डिवोट करता ही हूँ, और उस टाइम के दौरान ऑलमोस्ट मेरी फील यही रहती है। तो इन अ वे इट इज़ अ हीलिंग एजेंट, और मैं एवरी टाइम इसको मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक ऑल्सो आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग। मैं जब भी कोई अच्छा संगीत सुनता हूँ, चाहे वो इंडियन क्लासिकल है, या तो वेस्टर्न क्लासिकल है, या तो बॉलीवुड म्यूजिक है, या तो सेमी क्लासिकल, फ्यूजन, इंटरनेशनल ट्रैक्स, कुछ भी सुनता हूँ जो मुझे अपील करता है, जो मुझे टच करता है, उसके साथ में फिर वो पूरा दिन में रहता हूँ। एक बार वो गाना या एक बार वो धुन मेरे दिमाग में चढ़ गई, फिर पूरा दिन वही धुन सबकॉन्शियसली भी बजती रहती है, रात को सपने में भी वो धुन आती है। तो इस तरह से भी वो इट इट स्टेज विथ मी थ्रू आउट। तो उस तरह से भी वो मेरे पूरे बॉडी को और माइंड को अफेक्ट करता है। तो पर्सनली मेरे लिए म्यूजिक जो है वो मेडिटेटिव कम हीलिंग एजेंट है, जिसको मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ, और उसके लिटरल बेनिफिट्स भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अब मैं बात करूँगा मेरे रिसर्च के बारे में, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ म्यूज़िक थेरेपी के एस्पेक्ट में। तो म्यूज़िक थेरेपी में मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी PGDYN, जो कि मेरे BAMS ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने ये कोर्स किया था, जामनगर से ही किया था, उसमें मैंने म्यूज़िक थेरेपी मेरे डेजर्टेशन सब्जेक्ट के तौर पे चुना था। अगेन अर्पण सर ने ही मुझे बोला था कि इसमें यू शुड डू दिस, यू शुड अप्रोच टू दिस फील्ड, और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने मेरा डेजर्टेशन जो है वो म्यूज़िक थेरेपी पे किया था। इसका जो मेरे डेजर्टेशन का शीर्षक जो था, टाइटल वॉज कि इफेक्ट ऑफ राग वृंदावनी सारंग इन स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपर एसिडिटी। आयुर्वेद में अम्ल पित्त बोलते हैं, जो कि जिसको हम लिटरली जब ट्रांसलेट करें तो हाइपर एसिडिटी होता है। बट मेरे जो रिसर्च था उसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपर एसिडिटी वाज इन फोकस। इसमें मैंने 30 जितने सब्जेक्ट्स को चूज किया था, और वो सारे सब्जेक्ट्स जो थे उसमें किसी ना किसी देवर पासिंग थ्रू एनी सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। कुछ स्टूडेंट्स थे जिसको एग्जामिनेशन का स्ट्रेस था, कुछ बिजनेसमैन थे जिनको अपने बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस था। सो देयर वर पीपल जो कि किसी न किसी स्ट्रेस से पास होते थे, और उसकी वजह से उनको हाइपर एसिडिटी हो जाती थी। वो भी किस लिए? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कंटिन्यूसली हमारा दिमाग जो है वो सोचते रखता है, सोचने लगता है, और उसकी वजह से नींद नहीं आती है, प्रॉपरली आराम नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से एसिडिटी हो जाना। तो इसमें मैंने राग वृंदावनी सारंग, फ्लूट पे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का बजाया हुआ एक पीस था 15-20 मिनट्स का, वो मैंने एवरी नून पोस्ट लंच 21 दिन के लिए मेरे जो सब्जेक्ट्स थे उनको सुनाया था, और उनको बिफोर और आफ्टर का मैंने उनका पूरा मेजरमेंट किया था, और आई हैव गॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। उनमें से कई लोगों की एसिडिटी कम हो गई, कई लोग जो कि रेनिटिडिन और पेंटोप्राजोल जैसी दवाइयाँ ले रहे थे वो कम हो गई, और कई लोगों की इसकी वजह से स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव हुई। तो ये सारे बेनिफिट्स उन लोगों को देखने को मिले। सो इट वाज माय रिसर्च। फिर मैंने उनको अलग अलग जगह पे प्रेजेंट भी किया मेरे पेपर के तौर पे, और इट वाज वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। और शायद ये रिसर्च की वजह से मुझे पर्सनली म्यूजिक थेरेपी में फेथ मेरा जो है वो और बढ़ गया, क्योंकि मैंने खुद देखा कि इतना रिजल्ट है सिर्फ और सिर्फ एक 20 मिनट का म्यूजिक
कंटिन्यूसली आप 20-25 दिन सुनो, उसकी वजह से यदि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है तो इट इज़ अ मैटर, वो एक बड़ी बात है। तो ये मेरा रिसर्च था और उसके बाद अर्पण सर के ही गाइडेंस में धीरे धीरे मैं मेरी तरह से कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता गया म्यूज़िक थेरेपी की। एज ऑफ नाउ मैं आयुर्वेदिक, मेरी प्रैक्टिस तो चल ही रही है, उसके साथ में यूफोनियस हीलिंग म्यूजिक थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च क्लिनिक, इस तरह से हम लोग एक म्यूजिक थेरेपी का क्लिनिक कम रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, जिसमें मैं और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, डॉक्टर पार्थ मांकड़ और ध्वनित, आरजे ध्वनित। हम 3 लोग मिलके ये क्लिनिक चला रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पे पेशेंट्स भी चेक कर रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली साइकोसोमेटिक डिसीज से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, जिसमें कि स्ट्रेस से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, इंसोम्निया है, डिप्रेशन के इनिशियल स्टेजेस हैं, ये सारे पेशेंट्स। इसके साथ में स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जैसे कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो गए या तो ADHD वाले चिल्ड्रन हो गए, उनके लिए भी हम लोग एक्टिव थेरेपी करते हैं। इसके साथ में जेरियाट्रिक डिसऑर्डर्स में जितने भी पेशेंट्स हैं, जैसे कि कुछ टर्मिनल केसेस हैं कैंसर वगैरह के, या तो फिर लेट एज रिलेटेड पार्किंसनिज्म है, या तो अल्जाइमर्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम लोग कैटर करते हैं। इसके साथ में प्रेग्नेंट लेडीज से रिलेटेड जो भी म्यूज़िक थेरेपी है उसको हम कैटर करते हैं। हम लोग स्कूल्स में, कॉरपोरेट्स में, अलग अलग जगह पे म्यूज़िक थेरेपी को वर्कशॉप्स के थ्रू इंट्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। उससे रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, अभी मिथ भी बहुत चल रहे हैं, तो उसको भी हम लोग ब्रेक करने की ट्राई करते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम लोग हमारे सेंटर के थ्रू करते हैं, जिसमें हम क्लिनिकल पार्ट भी देखते हैं, जिसमें हम अलग अलग पेशेंट्स को चेक करते हैं, और साथ में हम लोग रिसर्च रिलेटेड पार्ट्स भी देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक बीच में निद्रा करके एक रिसर्च, ओपन रिसर्च किया था, जिसमें फेसबुक पे हम लोगों ने एक म्यूज़िक पीस रखा था, जो कि हम लोगों को लगता था कि ये स्लीप को इम्प्रूव करने में बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, और हम लोगों ने पर्सनली कई पेशेंट्स को दिया था और उसमें रिजल्ट्स भी मिले थे। सो वी थॉट कि लेट अस पुट इट अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया और देखते हैं कि लोगों को उससे क्या बेनिफिट मिलता है। और हम लोगों ने ये ओपन एंडेड प्रोजेक्ट रखा था, जिसमें इफ समवन वांट्स टू पार्टिसिपेट तो उसको सिर्फ एक फॉर्म भरना है और वो ट्रैक उनको मेल हो जाएगा। 15 दिन के लिए वो ट्रैक उनको सुनना है और फिर फीडबैक फॉर्म भर के हमको वापस देना है। उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले। निद्रा करके जो प्रोजेक्ट, जो ये ट्रैक था, वो मालकौंस राग पे आधारित एक सितार का पीस था, विलंबित लय में। तो उससे हमको ये और ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ मिली, या तो कह सकते हैं और ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंस मिला कि म्यूज़िक थेरेपी इस तरह से भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है। लोगों को भी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिला। कई लोगों की स्लीपिंग पिल्स भी छूट गई है सिर्फ ये 15-20 दिनों में। कई लोगों की स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई, कई लोगों की क्वांटिटी इंप्रूव हुई। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड रिसर्च प्रोजेक्ट। सो इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के रिसर्च भी करते हैं पैरेलली, पेशेंट्स को भी देखते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं अवेयरनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वी हैव बीन डूइंग। आगे भी हमारे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हम लोग करेंगे। इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी, देन यूफोनियस हीलिंग म्यूज़िक थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, ये इस नाम की हमारी यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे कुछ फ्री ट्रैक्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। और फेसबुक पेज भी है हमारा, इंस्टा पेज भी है। सो या वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सो म्यूज़िक थेरेपी जो है वो एक्चुअली बहुत ही डीप और बहुत ही वास्ट साइंस है, जिसमें मेरे जैसे लोग तो बहुत ही इनिशियल लेवल पे, मतलब आई हैव नॉट इवन कंट्रीब्यूटेड 0.005% ऑल्सो। अभी इतना भी मेरा कुछ वो नहीं हुआ है, नॉलेज गेन भी नहीं हुआ है, ये कंट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ है। जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत ही इनिशियल लेवल पे, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और डॉक्टर अर्पण भट्ट सर जैसे जो हमारे गाइड है, उनकी सलाह के आधार पे, उनके गाइडेंस के आधार पे हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। सो दिस वाज इट। मेरी ये एक ब्रीफ नोट्स थी आपके लिए।
आपके यदि कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है drkedarju@gmail.com। आप मुझे पूछ सकते हैं एंड विल कीप इन टच ऑन दिस ओकेजन। मैं डॉक्टर अर्पण भट्ट सर को खास थैंक्स करना चाहूँगा। वो मेरे गुरु है, मेरे पिता तुल्य है, और उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि जिसमें मैं मेरे व्यूज़, मेरे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत कुछ मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया, पर फिर भी बहुत कुछ बाकी रह गया। हो सकता है ज़िंदगी में फिर कभी इसी तरह से दोबारा मिलेंगे और मुलाकात होगी और बातें होगी। फिर से एक बार हम सबको यहाँ बुलाने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए और हमको अपनी बात कहने का मौका देने के लिए आप सबका पुनश्च धन्यवाद। थैंक यू सो मच।